नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो पहले अपन लेक्चर नंबर 1 का एक बार तुरंत फास्ट से फ्लैशबैक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो है अपना थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का ही था। लेक्चर नंबर 1 में हमने बातें की थी मोशन की। हमने ये छोटी छोटी बातें की थी कि आने वाले कुछ महीनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और हमें ये पता लगा कि हम सब बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में मोशन के बारे में बातें करने वाले हैं। फिर हमें पता लगा कि मोशन दो तीन टाइप की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। फिर अपने को पता लगा कि वो ट्रांसलेशनल की पढ़ाई तो हम शुरू कर चुके। मैंने कहा ट्रांसलेशनल तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी चुके काइनेमेटिक्स में। मैंने कहा लेकिन वहां हमने ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी तो की थी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। फिर अपने कॉज ऑफ द मोशन के बारे में बातें शुरू की। हमें धीरे धीरे समझ में आया कि फोर्स नाम का ये आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर धीरे धीरे अपन फोर्स के बारे में बातें शुरू कर रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें तीन आइटम होते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि तीनों ही बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीजें उसकी होती है। फिर अपन ने वहां पे किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, है कि नहीं यार। फिर वहां पे हमने बातें की थी कि हम जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में इस वाले चैप्टर में बातें करने वाले हैं कि नहीं यार। वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर बात करें तो हमने तीन फोर्सेस के बारे में वहां पे नाम लिखे थे। वो नाम थे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप वाकिफ थे, थोड़ा थोड़ा नाम आपने कभी सुना होगा, लेकिन वहां पे नॉर्मल और टेंशन जो था वो आपके लिए पूरी तरह से नया आइटम था, है ना। वो आपने पहले कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि टेंशन नाम का कोई फोर्स आ रहा हो या नॉर्मल रिएक्शन नाम का कोई फोर्स आ रहा हो। तो हमने बातें की थी, थोड़ा ठंड रखिएगा, अगले वाले लेक्चर में अपन बातें करते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़े और हमने बातें शुरू की न्यूटन साहब की, है कि नहीं यार। फिर अपन ने बातें की कि भाई साहब जो है न्यूटन साहब ने जो पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको नाम से जाना जाता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म रफ्तार से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वो तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक कि उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लग जाए, है कि नहीं। बहुत ही आसान था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में हमने ये बातें कर दी थी कि न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज टू dp बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। न्यूटन साहब के दो लॉज के बारे में हमने बातें की थी। अच्छा, उसका एक स्पेशल केस ये भी साबित किया था कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट हो तो F इज टू ma आ जाता है ना। अब बॉडी का मास हम जहां पे बातें करते हैं वहां पे मतलब ब्लॉक को कुछ रफ्तार देंगे, उसको फेंक देंगे तो उसके मास में कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको देने वाली रफ्तार जो है c के कंपेयर में बहुत कम होती है, तो उसका मास कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो dm बाई dt का वो जो फैक्टर था वो 0 हो जाता है, और फिर अपने पास F इज टू ma आ गया था। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। F नेट इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक दुल्लू कुल्लू किस्म के एग्जाम्पल हमने देखे थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ने से पहले मतलब आगे बढ़े बहुत अच्छे से सवालों पर बढ़ने से पहले कुछ फोर्सेस के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारी जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो फोर्सेस हैं, वो अगर जान लेंगे तो फिर सवालों में ज्यादा से ज्यादा तरह के मतलब जो सवाल सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ये जो खेला है अपन शुरू करते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं आप, बिल्कुल आप जो है समझते रहिए चीजों को, मजा आएगा आपको। पूरी मैकेनिक्स में इस बात की गारंटी दी जाती है। हेडिंग डाल दीजिए आप कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और उसमें पहला टाइप का फोर्स है हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, कैसा फोर्स है भाई साहब? नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स के नाम से ये जाना जाता है। नाम बोलेंगे साहब, नाम से लग रहा है कोई लोकल टाइप का ही लग रहा है, नॉर्मल आइटम है। हाँ भाई साहब, ध्यान से देखिए कि क्या चीज है ये, जरा ध्यान से देखिए। उधर बढ़ने से पहले एक साधारण सी चीज का आप जवाब बताइए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक ब्लॉक है और उसको हमने धरातल पे रख दिया या इस आइटम पे रख दिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या ये जो ब्लॉक है इसको धरती माता बुला रही है? मैंने कहा हाँ, इसको धरती माता अट्रैक्ट कर रही है, इतना अपन जानते हैं कि इसका मास अगर m है तो नीचे इस पे mg लग रहा है, लेकिन ये नीचे जा नहीं रहा है, नीचे जा नहीं रहा है। कौन रोक रहा है? ये आइटम इसको रोक रहा है। जैसे हम जो है धरती माता पे खड़े हुए हैं, धरती माता हमको नीचे की तरफ बुला रही है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। कोई तो है ना जो रोक रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वही वाला फोर्स है क्या ये? मैं थोड़ा सोचिएगा। एक छोटी सी बात करते हैं अपन। जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है और ब्लॉक का मास मान लीजिए m है कि नहीं है?
अगर इस पे ध्यान से देखें तो हमने नीचे mg बना दिया। mg क्या है? जो धरती माता इसको अट्रैक्ट कर रही है g m1 m2 by r स्क्वायर, और वो g की वैल्यू जो है धरती माता के आसपास हमने 9th में पढ़ी होगी कि g जो है मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हमारे धरती के आसपास जो है वो उसको अपन छोटा g से लिखते हैं 9.81, सवालों में उसको 10 ले लेते हैं। इतना फोर्स जो है इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, फिर तो इसको जो है अंदर की तरफ घुस जाना चाहिए था भाई। अगर अकेला यही फोर्स लग रहा होता फिर तो इसको चलना चाहिए था। अरे इस आइटम को चलना चाहिए था, ये रुका हुआ क्यों है? अरे ये यहाँ पे रेस्ट पे क्यों है भाई? रेस्ट पे अगर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? उस पे 0 है। अच्छा, तो इसको mg को काउंटर करने के लिए कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना। अच्छा, फिर इसका मन था अंदर जाने को, इसने धरती माता को प्रेस किया होगा कि नहीं 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 मैं अंदर जाऊंगा। धरती माता ने बोला नहीं रे लाला, तुम ऊपर, हम तुम पे ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सरफेस ने एक फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर। इस सरफेस ने इसने क्या किया होगा? इसने धरती माता पे ऐसे फोर्स लगाया होगा, धक्का लगाया होगा। तो धरती माता ने भी इसके ऊपर एक धक्का लगाया है कि नहीं यार? और ये जो धक्का है इसी को प्यार से नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। इसी को प्यार से क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, मतलब ये वाले आइटम पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, मैंने कहा हाँ। और ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है, मैंने कहा हाँ। ये कौन लगा रहा है? मैंने कहा ये कॉन्टैक्ट सरफेस लगा रही है। इस पर्टिकुलर केस में ये रुका हुआ है तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg के बराबर। अच्छा, इसका नाम नॉर्मल फोर्स इसलिए बोलते हैं कि सरफेस के नॉर्मल लगा है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सरफेस है, जो आपके टच हुई कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन उस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा, इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या नॉर्मल हमेशा mg होता है? मैंने कहा ऐसा मास्टर ने नहीं बोला बे, ये तो रुका हुआ है, इसलिए ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमको कोई और एग्जांपल में समझाइए। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ कि ये जो है एक ब्लॉक अपन ने रखा A, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक हमने रख दिया B। क्या रख दिया है? B। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो A को धरती माता बुला रही है, B को भी बुला रही है, लेकिन दोनों नीचे नहीं जा रहे हैं। अच्छा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो A वाला पार्ट है, अच्छा ये नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है? मैंने कहा ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा है। कहां लगता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। इसमें देखो कितनी कॉन्टैक्ट सरफेस है, मैंने कहा एक ये रही और एक ये रही और एक ये रही। अच्छा, अगर मैं A पे बात करूं तो नीचे इस पे क्या लग रहा होगा? नीचे इसका मास मान लीजिए ma है, तो mag धरती माता बुला रही होगी कि नहीं बुला रही होगी? ओहो, लेकिन अगर ये जमीन में नहीं जा रहा है, तो धरती माता भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। मैंने कहा मान लीजिए कि उसको मैं बोल रहा हूं नॉर्मल ऑन A ड्यू टू ग्राउंड है, क्योंकि ये जमीन में नहीं जा रहा है तो ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर B पे बात करें, B पे भी धरती माता नीचे की तरफ बुला रही होगी यार, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लीजिए इसका मास mb है, mb इंटू g नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है इसको नीचे जाने से रोक रही है, यानी ये कॉन्टैक्ट सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। दिस फोर्स इज नॉर्मल ऑन B ड्यू टू A। अच्छा, तो जैसे B का नीचे जाने का मतलब है, तो क्या B A पे भी लगा रहा होगा? मैंने कहा हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज नॉर्मल ऑन A ड्यू टू B। तो अब आप समझ गए कि भाई साहब ये ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस के नॉर्मल लगता है, ये सरफेस के नॉर्मल लगता है, इसीलिए इस फोर्स को प्यार से क्या बोला गया? नॉर्मल फोर्स को बोला गया। अच्छा, कहां लगता है? मैंने कहा कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। कहां लगता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस भी तो आपने नॉर्मल बना दिया इस पे। अच्छा, धरती पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा। अच्छा, यहाँ 2 थी तो आपने 2 बनाया। तो क्या दो सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है तो पक्का नॉर्मल लगेगा। मान लीजिए कि मैंने 2 बॉडी रख दी यहाँ पे A, सोचिए जरा ध्यान से, ये A और ये मैंने बना दी B। ये क्या है? A है और ये B है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे है, तो इस ग्राउंड के द्वारा A पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर, है ना? क्योंकि ये A नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन धरती माता उसको ऊपर धक्का देगी और वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लग गया। मान लीजिए मैंने उसको N1 बोल दिया, कुछ नाम दे दिया N1। यहाँ पे नॉर्मल ऑन A ड्यू टू ग्राउंड है और B भी अंदर जाने की कोशिश करेगा,
तो उस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड है। अच्छा, ओहो, अच्छा भाई नीचे की तरफ इनका एमजी लग रहा होगा, खैर अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस तो ये रही, टिक 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 टिक, तो क्या इधर को कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्या इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्योंकि मास्टर ने ये बोला था कि भाई जहां कॉन्टेक्ट सरफेस होती है वहां फोर्स लगता है। मैंने कहा मास्टर ने ऐसा नहीं बोला है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एम का एमजी का नीचे जाने का मन है, इनका नीचे जाने का मन है, लेकिन धरती माता उसको रोक रही है। इधर बी का ए के अंदर घुसने का मन है, लेकिन ये रोक रहा है। लेकिन ये वाली सरफेस पे बीच में कोई नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? जवाब होगा कि नॉर्मल जीरो होगा, कोई नॉर्मल नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि हमारे पास दो यहाँ पे ब्लॉक है, पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है कि नहीं यार? इसको इधर रखा, इसका मन था नीचे जाने का, लेकिन ये वाले आइटम ने इस पे ऊपर फोर्स लगाया होगा। दूसरा ब्लॉक मान लीजिए ये है, इनका मन भी नीचे जाने का है, तो ये आइटम जो इस पे ऊपर लगाएगा। दोनों को मैंने पास में रख दिया, जस्ट पास में रखा, दोनों को मैंने जस्ट पास में रख दिया। क्या इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये वाले डब्बे को इधर जाने का कोई मन नहीं है और इनका इधर जाने का कोई मन नहीं है। लेकिन मैं मन बना लू, मान लो कि भाई मैं क्या करूं, इधर से धक्का दूं, मान लो ये भारी है साला, चलो भाई तुमको यहां रखते हैं। मान लो कि मैं इधर से धक्का दूं, मैंने इधर से धक्का दिया। अब आप देखिएगा जो ब्लू वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ब्लू वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसको कौन मूव करवा रहा है? जैसे मैंने यहां पे रख दिया, ये वाले आइटम को मैंने धक्का दिया, ये काले वाले ब्लॉक को मैंने धक्का दिया, तो ब्लू वाला ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, टिक 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 हॉरिजॉन्टली में। उसको कौन मूव करा रहा है? कौन धक्का दे रहा है हॉरिजॉन्टली? ये कॉन्टेक्ट सरफेस बीच वाली, ये वाली सरफेस पे ये वाली सरफेस धक्का दे रही है। जरा ध्यान से देखो, एक बार दोबारा देखें, टिक टिक टिक। ये जो ब्लू वाला आइटम है और ये जो ब्लैक वाला आइटम है, अपन ब्लैक वाले आइटम को धक्का दे रहे हैं, लेकिन ब्लू वाला आइटम भी उसके साथ लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि ब्लू वाले को कौन धक्का दे रहा है? इस ब्लैक वाले का नॉर्मल जो है वो ब्लू वाले पे धक्का दे रहा है। ब्लैक का नॉर्मल जो है वो ब्लू वाले को उधर धक्का दे रहा है, यानी ब्लैक से नॉर्मल कहां लग रहा है? ब्लू वाले पे। आप बोलेंगे क्या ब्लू वाला इसको धक्का दे रहा है? मैंने कहा क्या ब्लू वाला भी धक्का दे रहा है उधर की तरफ? मैंने कहा हाँ दे रहा है भाई साहब। हालांकि वो दोनों इक्वल भी है, अपन फिर धीरे धीरे उस पे आते हैं। अपने को ये समझ में आ गया कि अच्छा, अगर इनको ऐसे शांति से रखा होता, अगर इनको शांति से दोनों सरफेस को टच में रखते तब तो कोई माहौल नहीं था। कोई जरूरी नहीं है कि दो सरफेस टच में हो तो उनके बीच में नॉर्मल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक सरफेस दूसरे के अंदर घुसने का मन हो जाए, उसको जाने का ऐसा मन हो, तो दूसरा उसका अपोज करता है और ये उस पे नॉर्मल लगाता है, वो भी इस पे नॉर्मल लगाता है। नॉर्मल दोनों सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए उसको प्यार से क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा भाई साहब, अच्छा एक इन्होंने इस पे फोर्स लगाया। अच्छा, मैं रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं? थोड़ी देर बाद में हम न्यूटन साहब का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन की बातें होंगी। जैसे आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लू वाला आइटम है, इस पे ब्लैक वाला इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, तो ब्लू वाला भी इस पे लगा रहा होगा। एक एक्शन होगी, एक रिएक्शन होगी। थोड़ी देर बाद में अपन उस पे आते हैं। लेकिन अभी तक हम ये समझ गए कि भाई साहब ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल जो है कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है। लेकिन अगर दो बॉडी कॉन्टेक्ट में हो हमेशा लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी कब है? कि अगर मान लीजिए कि यही वाला आइटम, ये वाला आइटम अपना ए है, ये वाला आइटम अपना बी है, और मैंने इधर से इस पे फोर्स लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया, यहाँ कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये आइटम उधर की तरफ मूव करेगा? मैंने कहा मूव करेगा। तो बी वाले को कौन मूव करवाएगा? बी वाले को मूव करवाने वाला कौन है? बी वाले को इसका नॉर्मल ही करवाएगा। अब क्या इनके बीच का नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो होगा? मैंने कहा क्या पहले इक्वल टू जीरो था? मैंने कहा पहले यहाँ पे नॉर्मल जीरो था, लेकिन अब जीरो नहीं रहेगा। एक बात आपको समझ में आ गई कि यार नॉर्मल जो है वो कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है। हमेशा लगे कॉन्टेक्ट सरफेस पे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब लगता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। एक पे एक्शन होती है, एक पे रिएक्शन होती है। दो बातें आपको थोड़ी देर समझ में आई क्या? ओहो, तो क्या मैं नॉर्मल फोर्स को, अच्छा एक और फोटो बनाते, फिर थोड़ी और बातें करते। अच्छा एक चीज और समझ में आई, यहां तक आपको समझ में आया कि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, और दो सरफेस कॉन्टेक्ट में हो तब लगेगा जब एक सरफेस दूसरे के अंदर घुसने का प्रयास करे और शांति से दो। अगर मैं इस बोर्ड के पास ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं इस बोर्ड के पास ऐसे खड़ा हूं, मैं इसको कोई धक्का नहीं दे रहा हूं, तो ये मुझे कोई धक्का नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कोशिश करूंगा, ऐसे खड़ा हो जाऊं, मतलब इसको धक्का दूं, तो इसने भी वापस मेरे को धक्का दिया कि अंदर मत घुसो भाई साहब, इधर हम अंदर जाने वाले नहीं है, आपको अंदर आने नहीं देंगे। ऐसा हो रहा है ना यार? तो
तो अगर जस्ट टच होंगे दोनों सरफेस तो नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो वो भी वापस मेरे को धक्का दे रहा है। एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है। अच्छा बहुत बढ़िया। और वो जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा। एक बात बताएं, तो ये नॉर्मल मतलब क्या करना चाह रहा है? किसी सरफेस पे लग के वो क्या करना चाह रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सरफेस को कंप्रेस करना चाह रहा है। देखो जरा देखो, इस वाली सरफेस में नॉर्मल कैसा लगा? ऊपर की तरफ लगा। देख 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 देख, इस वाले बी के ऊपर ए के द्वारा कैसा सरफेस लगा? ऊपर की तरफ। बी के द्वारा ए पे कैसे लगा? मैंने कहा नीचे। सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और ऐसे लगता है कि उस सरफेस जो आइटम है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर आप ध्यान से देखें, जरा यहाँ पे देखो, बी के ऊपर जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ही नहीं। बी के ऊपर ए के द्वारा फोर्स ऐसे लगेगा, वो कोशिश करेगा कि बी जो है वो पिचक जाए, और बी के द्वारा ए पे लगने वाला फोर्स इस तरह से लगेगा कि वो ए को पिचका दे। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, क्या नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट्स इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। हाँ भाई साहब। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छोटी छोटी बातें करते हैं, यहाँ पे बातें लिखते हैं कि नॉर्मल 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 फोर्स always acts perpendicular to the contact surface always acts perpendicular to the contact surface in such a way that it tries to compress the surface अच्छा, ओहो बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या ये दो सरफेस हमेशा टच में होगी? पक्का लगेगा? मैंने कहा नहीं। अगर एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेगी तो फिर वहां पे जो है नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए। कैसा हो जाए जरा ध्यान से देखिए। मान लो कि ऐसा कुछ हो गया, ये वाला एक वेज है, ये वाला आइटम क्या है? वेज है। वेज, आप इस शेप के आइटम को अपन प्यार से क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे आगे, है ना? इसको बोलते हैं वेज, इस तरह की शेप को। और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये 10th लेवल का नॉलेज। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल था, है ना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे था, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। मान लीजिए कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब बताइए, ए और बी के बीच में नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा ना? ए बी के द्वारा ए के ऊपर, बी के द्वारा ए के ऊपर नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। और बी के ऊपर ए के द्वारा नॉर्मल इधर लग रहा होगा, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। और जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, तो आसान है नॉर्मल? मैंने कहा बहुत ही आसान है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर सीधी सीधी बातें करें तो नॉर्मल ऐसा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और इट एक्ट्स इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस दैट सरफेस। और अगर दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो नॉर्मल लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या नॉर्मल हमेशा एम्प्टी के बराबर होता है? मैंने कहा नहीं बे, नॉर्मल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या हुआ, ये रुका हुआ था। अगर ये रुका हुआ तो ऊपर एन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दोनों बराबर होंगे तभी ना रुका रहेगा यार। नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये तो समझ में आ गया कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर एक छोटी सी बात करें, मान लो कि अपना बोर्ड पूरा भर गया है, थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा। मान लो कि कुछ ऐसा हो, यहाँ पे है ना कि प्लेन सरफेस बन रही है, बड़ा आसान सा हो रहा है, बड़ा ही आसान सा दिखाई दे रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो जाए, कैसा हो जाए जरा ध्यान से देखें। ऐसा कुछ हो जाए, मिट जाओ यार, मिटने में बड़ा भाव खाते हो। मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए, हमारी पास जो सरफेस है वो ऐसी हो जाए। कल को तुमको बोले कि भीख मांगने वाला एक कटोरा जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? सरफेस पे रखा हुआ है ना। इसका मन था, इस बॉल का मन था कि जमीन के अंदर घुस जाए, लेकिन जमीन ने उसको मना किया। क्या लगाया उस पे? एक नॉर्मल फोर्स लगाया। कहां लगाया? मैंने कहा कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस तो एक पॉइंट सी आ रही है। कॉन्टेक्ट सरफेस कैसी आ रही है? एक पॉइंट टाइप की तो दिखाई दे रही, जस्ट एक पॉइंट मान लो कि टच हो रहा है। और ये हेमी स्पेरिकल है। कैसा है? हेमी स्पेरिकल कटोरा है, बाउल है भाई साहब। ओह
अगर ऐसा सीन हो, क्योंकि यहाँ पे तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस आपके पास आ रही थी वो कैसी थी, प्लेन सरफेस थी दोनों की, तब तो नॉर्मल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे भी परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि एक का पॉइंट आ रहा हो और दूसरे की अगर सरफेस आ रही हो तो आप दूसरे वाले की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, यानी कि इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ और इसके यानी कि नीचे वाली सरफेस पे नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ। एक मिनट, अगर ये समझ में नहीं आया, अच्छे से फील नहीं है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले, कैसे ले, मान लो कि ऐसा कुछ हो, कैसा हो जाए, एक दीवार है, एक और दीवार है, और यहां पे अपने लगा दिए सीढ़ी जानते हैं ना, ऐसा है सीढ़ी चढ़ने वाली सीढ़ी लगाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच है और वो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच है। अब क्या किया जाए, कैसे मतलब फोर्स माना जाए, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच है, जस्ट एक पॉइंट पे टच है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट पे ही टच है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। मार्क्स ने बोला था कि जब एक सरफेस और एक पॉइंट हो, सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपका मान लीजिए N1 हो गया है, और यहाँ पे सरफेस और पॉइंट ऐसा है, सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपके पास N2 हो गया। भाई साहब एक मिनट, क्या आपके पेज में ये उतरी कि कई बार ऐसा हो सकता है किसी एक का पॉइंट आए और दूसरे वाले का सरफेस आए, सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन। और एग्जांपल बताएं क्या? अच्छा, इसी को बता दें। मान लो कि यही वाला जो रॉड है, ऐसे लंबा रॉड मान लीजिए ऐसे रखा हुआ था, कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, और ये दीवार मान लीजिए यहां तक अपनी दीवार थी, टिक 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 टिक, और ये रॉड रखी हुई। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाले पॉइंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच है ना यार, दीवार का एक पॉइंट टच है, और दूसरी वाली सरफेस जो कॉमन है वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो कैसी है, वो ऐसी है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, तो बोल रहा है एक सरफेस का पॉइंट और दूसरी सरफेस अगर हो, मतलब एक साइड से पॉइंट आ रहा है और दूसरी बड़ी सरफेस आ रही है, बड़ी सरफेस पे नॉर्मल डाल दीजिए, यानी कि आपका इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। किस पे? इस रॉड पे। किस पे? रॉड पे नॉर्मल इधर लगा, और ये वाले पॉइंट पे रॉड पे कैसा लगेगा, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, N2 इधर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया कि हो किसी एक सरफेस का पॉइंट और किसी की सरफेस आ रही है, बड़ी सरफेस आ रही है, तो बड़ी सरफेस में परपेंडिकुलर डाल दो ताकि नॉर्मल आपकी डायरेक्शन अपने को प्राप्त होती हुई दिखाई दे जाए। लॉजिकली आपको यहां से समझ में भी आ रहा होगा कि ये पूरा कटोरा इस धरती माता को नीचे दबा रहा होगा, धरती माता उस पे उतने ही फोर्स से ऊपर की तरफ दबा रही होगी, तभी तो ये रुका हुआ है यार। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अगर कल को तुमको बोल दे, लास्ट में फाइनल यार बहुत हो गया, बहुत पीएचडी होगी नॉर्मल के बारे में, ओहो, कल को तुमको बोल दे कि ये ऐसा आइटम है जिसको दो दीवारों के बीच में फंसा के रख दिया। अब जरा ध्यान से देखें, मान लो कि ये दो दीवारों के बीच में ऐसे फंसा के रख दिया, ये स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है, और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे छोटा सा टच हुआ, थोड़ा सा टच हुआ। भाई साहब नॉर्मल की डायरेक्शन बताओ, इस स्फीयर पे अगर नॉर्मल की बात करें तो ये वाली दीवार जो है क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, ऐसी सरफेस आ रही है और इस पे ऐसी आ रही है, आप जो कॉमन सरफेस है उस परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे, है ना, और यहां से इसके ऊपर क्या कर दीजिए, नॉर्मल डाल दीजिए ऐसे। अच्छा, तो ये क्या नॉर्मल, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी मैंने कहा, और यहाँ पे कौन सी फोर्स की डायरेक्शन होगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत। अगर सिमेट्री होगी दोनों सेंटर पे जाके कट करेंगे, मतलब ऐसे दोनों ही पास हो, सेंटर से पास होते हुए दिखाई देंगी। अच्छा अच्छा, तो हमको ये समझ में आ गया कि भाई साहब जो नॉर्मल फोर्स है उसका नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वो कॉन्टेक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, यानी अरे आगे नहीं यार, अरे कॉन्टेक्ट सरफेस पे टेंजेंट डाल दोगे, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वही तो नॉर्मल होती है यार, टेंजेंट नॉर्मल, पता तो है ना यार। अच्छा, नॉर्मल इसको कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है। क्या दो सरफेस कॉन्टेक्ट में हमेशा लगेगा, मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर एक सरफेस दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो बिल्कुल लगेगा। इस तरह से लगेगा कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट कॉन्टेक्ट सरफेस and it tries to compress the surface, that's all. Normal force always acts perpendicular to the contact surface in such a way that it tries to compress the surface. कौन सा वाला surface? Contact surface. इसको भी compress करेगा और इसको भी compress करने की कोशिश करेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे फोर्स की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स। दूसरा कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा था? दूसरा कॉन्टेक्ट फोर्स अगर याद करें अपन तो उसका नाम था,
जैसे हमने कांटेक्ट फोर्स में 3 नाम पढ़े थे, सेकंड वाला है टेंशन, थर्ड वाला है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अभी यहाँ एनएलएम में नहीं पढ़ेंगे, उसको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। एनएलएम में अपन बातें करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की और टेंशन की। सेकंड हेडिंग डाल दी, मतलब सेकंड जो है फोर्स के बारे में बातें कर लेते, फिर खूब सवाल करेंगे, इमोशनल ना हो, इतने सवाल करेंगे तेरा दिल भर जाएगा, मतलब हर वैरायटी का सवाल सोल्व करेंगे। और फिर तेरे को आज के लेक्चर के बाद में खूब सारा होमवर्क मिलने लग जाएगा, तेरा दिल जो है एकदम गार्डन हो जाएगा। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड, और नाम होगा उसका टेंशन फोर्स। क्या, कौन सा वाला फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। चलिए बोर्ड उड़ा लेते हैं, पहले थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। चलिए भाई साहब, बोर्ड हो गया है अपना, चकाचक आगे बातें करते हैं टेंशन फोर्स की। कौन से वाले फोर्स की? टेंशन फोर्स की। दूर दूर तक मानसिक तनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या है फिर ये? इसको तो समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि अपन ने क्या किया, एक आइटम को, एक धागा लिया। क्या लिया है हमने? एक स्ट्रिंग ली, और एक स्ट्रिंग लेके उसमें अपन एक आइटम यानी ब्लॉक को टांग दिया। ब्लॉक को टांग दिया भाई साहब। ऐसा समझिए कि अपने पास कोई धागा है। क्या धागा तो नहीं है, लेकिन ये यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ आइटम लिया और यहाँ पे बांध दिया, और उससे एक ब्लॉक यानी कि मास m का ये जो ब्लॉक है उसको अपन ने ऐसे बांध दिया। ठीक है भाई साहब, धागा थोड़ा लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं, इसको फोल्ड कर लेते हैं। ऐसा कर दिया, ये देखो यहां से बांध दिया भाई साहब, और ये लटक रहा है धागा, है कि नहीं है? इसका मास क्या है? m है। धरती माता इससे बहुत प्रेम करती है, धरती माता सबसे प्रेम करती है। ये जानते हैं ना धरती माता प्रेम करने का मतलब? मास्टर क्या बोल रहा है? मास्टर ये बोल रहा है कि G m1m2/r² से फोर्स लग रहा है आत्मा। नीचे की तरफ इसका अगर मास m है, नीचे की तरफ इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा? ऐसे रखा हुआ है, नीचे की तरफ इसमें फोर्स लग रहा होगा mg। नीचे की तरफ इस वाले ब्लॉक पे, यानी ये वाले ब्लॉक पे अगर यहाँ पे रखा जाए, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। अच्छा, लेकिन भाई साहब ये तो गिर ही नहीं रहा। ऐसे तो इसको गिर जाना चाहिए था ना, ये पीछे वाला जो स्ट्रिंग है, ऐसे तो इसको गिर जाना चाहिए था। ये क्या है? ये धागा है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। नीचे mg लग रहा है, इसका मतलब इसको निपट जाना चाहिए था, नीचे की तरफ कूद के मर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, धरती माता के पास चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये इसका जाने का मन था। इसने क्या बोला होगा स्प्रिंग के ये वाले पार्ट को कि चलो बेटा अपन तो चलते, क्योंकि अपने को नीचे बुलाया जा रहा है, नीचे जाने का इसका मन हुआ। लेकिन स्प्रिंग ने बोला कि नहीं, क्योंकि अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम हमारा लेंथ को बढ़ाओगे, तुम हमारी लेंथ को बढ़ाओगे, क्योंकि अगर तुम नीचे जाओगे तुम चाह रहे हो कि मतलब ये फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, आप बोले मेरा फिक्स नहीं हो, ये ऐसा फिक्स है। ये अगर नीचे जाने का कोशिश कर रहेगा तो ये कोशिश करेगा कि ये वाला जो लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये चेंज हो जाए। लेकिन इस स्ट्रिंग को ये पसंद नहीं, इस स्ट्रिंग को पसंद नहीं है। हमारी जो स्ट्रिंग्स रहेगी वो इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा, इसमें कोई इलोंगेशन होने वाला नहीं है। अच्छा, और इसका कोई मास नहीं है, और मास लेस है। कैसी है? मास लेस है। थोड़ी और बातें अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी अपन ये मान रहे हैं इसका मास m है, इसमें कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है। तो ऐसा हो सकता सवाल करने यार इमोशनल का हो रहा है, थोड़े दिनों में मास भी रख देंगे, एकदम से रख देंगे क्या पहले ही दिन? इसमें कोई मास नहीं है, मान ले इसमें कोई मास नहीं है, ओ हो, और इसको नीचे बुलाया जा रहा है ऐसे mg से। तो भाई इस वाले ब्लॉक ने बोला इस वाले स्प्रिंग को कि चलो तुम भी चलो। लिसनिंग बोला ऐसा करने से तो अपन लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने को लंबा नहीं होना है, अपना लेंथ एल है उतना ही रखना है, क्योंकि अपन तो इनएक्सटेंसिबल है। ओहो, अगर तुमको कोई खींच रहा है तो हम इसका अपोज करते हैं, क्योंकि तुम हमें साथ में लेके जाना चाह रहे हो, हमारी लेंथ को बढ़ाना चाह रहे हो, और हम इसका अपोज करते हैं, अगर तुम्हें अगर कोई नीचे खींचना था, हम उसका अपोज करते हैं, और हम खुद उसका अपोज इस तरह से करेंगे कि हम तुम पे एक फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, हम तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जो mg को बैलेंस कर देगा। इस पर्टिकुलर केस में धागा क्या कर रहा है? धागा एक फोर्स लगा रहा है जो mg के बराबर। क्या टेंशन हमेशा mg के बराबर होता है? नहीं, ये वाला ब्लॉक जो है वो रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी mg की वैल्यू t के बराबर होना चाहिए, यानी t = mg हो गया। अच्छा भाई साहब,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, हमने ये बोला है कि अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां वाले पॉइंट पे टेंशन क्या कर रहा होगा, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ये धागा जो है, ये वाला धागा इसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो ये मेरे इस वाले पॉइंट पे, यानी हर पॉइंट पे खींच रहा होगा, यहाँ पे ऐसे खींच रहा होगा, है ना, ऐसे खींच रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक छोटा सा आइडिया लगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लॉक ए है यहाँ पे, इसको अपन धागे से ब्लॉक बी से कनेक्ट किया, ब्लॉक बी से। ब्लॉक आपको समझ में आता है ना, ईंटा टाइप का कोई सा भी एक आइटम ले लीजिए। अच्छा, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा इस पे एक फोर्स लगाया, इस पे हमने क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया। इसको फोर्स लगाने से क्या होगा, मैंने कहा बी वाला आइटम चल निकलेगा, बी वाला चलने लगेगा। ओहो, अगर बी वाला चलेगा तो बी वाले से कनेक्टेड है धागा, बीच में कौन है, स्ट्रिंग है। कैसी है, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। और बी के चलने से ये धागा भी चलने लगा, तो ए को किसने चलाया, ए को किसने चलाया, क्योंकि ए भी चलेगा, अगर बी भी चलेगा तो भाई मतलब टॉर्सिंग की हुई, आगे वाला चल रहा है तो पीछे वाले को भी खींच के लाएगा, पीछे वाले को खींच के लाएगा, तो कौन लाया होगा, धागा लाया होगा ना यार, धागा लाया होगा। अच्छा, मतलब इस धागे में टेंशन आ जाएगी, धागा इधर की तरफ खींचेगा और इस वाले को बोलेगा नहीं 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 मेरे को, मतलब ये बी जो है आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे क्या लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। अच्छा, तो यहां से एक बात समझ में आती है कि ये स्ट्रिंग फोर्स मतलब टेंशन फोर्स ऐसा होता है जो धागे के अंदर लगता है। इट एक्ट्स इन सच ए वे दैट it opposes the increase in the length of the string. It acts in such a way that it opposes the increase in the length of the string. अच्छा, एक और चीज मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि it always acts along the string. अरे भाई, स्ट्रिंग में ही लग रहा है तो along the string ही लगेगा ना यार, 37 डिग्री के एंगल पे थोड़ी लग सकता। ओ, थोड़ी की बात आई, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन force always, tension force always acts along the string, acts along the string, along the string, and it opposes in the increase, it opposes the increase of length, अच्छा अच्छा, यहाँ पे tries to decrease the length, है ना, अपने बढ़ने वाली लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। इसके लगने के कारण ये क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन टेंशन इस तरह से लगेगा कि वो अपनी लेंथ जो है उसको मेंटेन करके रखे। अच्छा, कहां लगता है, मैंने कहा धागा हो जाए, यहाँ पे धागे की बजाय क्या करता, मैं एक रॉड रख देता, यहाँ पे एक रॉड रख देता भाई साहब। रॉड क्या होगी, मैंने कहा ऐसा ही धागे से बड़ी हो जाएगी, मास लेस और इनएक्सटेंसिबल रॉड हो गई, तो रॉड में भी यही होगा ना यार, एमजी नीचे लग रहा होगा तो रॉड के द्वारा टेंशन ऊपर की तरफ लगे। तो आपको ये समझ में आया कि अच्छा अच्छा, टेंशन की एक फोर्स ही है। मैंने कहा फोर्स ही है, कहां लगता है, मैंने धागा वागा में लगता है यार। अच्छा, एक बात और समझ में आई तुमको कि इसकी एक लिमिट होती है यार, भाई वो धागे की लिमिट होती है। अब ऐसे नहीं कि भाई पतला सा धागा तूने रखा है, यहाँ पे पतला सा ये धागा है और यहाँ पे मतलब तेरे जैसा मोटा आदमी 100 किलो का यहाँ पे लटक जाए, टूट जाएगा नहीं यार। तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद में ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ये टूटने उठने की प्रॉपर्टी जो है वो लास्ट सेटी में अपन बातें करेंगे कि कितनी लिमिट होगी, क्या वो प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको समझ में आ गया कि भाई साहब जो ये टेंशन फोर्स होता है, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड इट ट्राइज टू अपोज द इंक्रीज इन द लेंथ, या इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ, इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ, इट ट्राइज टू डिक्रीज द लेंथ या फिर रिड्यूस द लेंथ बात कर। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, नॉर्मल एक्ट्स perpendicular to the surface and that tries to compress the surface, लेकिन टेंशन acts along the string and it tries to reduce the length of the string। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, दो कॉन्टेक्ट फोर्स तो आप सिखा दिए, मतलब समझ में आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसको खींच रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है, अच्छा ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने कहा वो फ्रिक्शन है, उसको अपन अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, उसको चैप्टर ही अलग कर दिया। अभी तक कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को तो अपने चैप्टर ही अलग कर दिया, उसको अपन जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की खत्म होने के बाद में नया चैप्टर के नाम पे पढ़ेंगे। अच्छा 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 अच्छा, दो पढ़ लिए। मैंने कहा अब क्या करोगे, मैंने कहा अब अपने को बढ़ना चाहिए सवालों पे, लेकिन सवालों पे बढ़ने से पहले एक बहुत ज्यादा आसान तो बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है उसका, नाम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऐसा बोलते हैं कि मैकेनिक्स के सवालों में अगर आपने किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लिया, अगर आपने किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लिया, तो आप समझो कि 50% मैकेनिक्स के सवाल, मतलब वो सवाल का 50% पार्ट खत्म ही हो गया। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया तो 50% सवाल खत्म हो गया। तो बोलेगा बड़ी खतरनाक भाई चीज है, तुरंत बता दो, बहुत ही मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम, हेडिंग डालिए आप, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओहो हो, अब बार बार हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलेंगे, प्यार से मार्केट में इसको FBD के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? FBD बनाना, बहुत टफ होता होगा, फिर तो बड़ा टफ होता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, इतना आसान है कि तूने अभी इससे पहले कई बार किया है, तूने इससे पहले कई बार किया, पहले कर लिया। मैंने कहा बहुत ही ज्यादा आसान है, जरा ध्यान से देख, ध्यान से देख 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 देख, तूने किया है, देख जरा ध्यान से। ये देख मास M है। ओ, अगर मैं तुमसे कोई बोले कि इस मास M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो उसका मतलब है कि इस मास M को फ्री कर दो। क्या किया है? फ्री कर दिया, सेपरेट बना दिया, फ्री रख दिया। क्या? ओहो, बॉडी को फ्री कर दिया और उस पे लगने वाले तमाम फोर्सेस को शो कर दो, जैसे वो लग रहे हैं उनको शो कर दीजिए। अच्छा, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मैंने कहा नीचे की तरफ धरती माता इसको बुला रही होगी, एक mg फोर्स लग रहा होगा। मैंने कहा ये तो पहले ही करते आए, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। एक धागा फोर्स लगा रहा होगा। मैंने कहा हाँ, धागा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। ओहो, इतना आसान है फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कहा किसी बॉडी को फ्री कर दीजिए और उस पे लगने वाले फोर्सेस को उसके सेंटर पे शो कर दीजिए, बात ही खत्म। अरे बात ही खत्म, इतना ही है भाई। और अगर ये काम अच्छे से कर लो तो मैकेनिक्स के सवाल का 50% पार्ट खत्म हो जाता है, मतलब आसानी से। अच्छा, इतना आसान है तो लोग डरते हैं। मैंने कहा लोग पागल है बे, तुम कोई कमजोर छात्र थोड़ी हो, तुम थोड़ी उसमें डरने वाले हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई और चीज बताओ। मैंने कहीं और बताना पड़ेगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो कि बहुत ही घटिया किस्म का ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मास M है यहाँ पे। ओहो, आपको बोले कि इसकी FBD बनाओ, इसका क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो तुरंत उसको फ्री कर देगा। ओहो, अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस कौन से वाले लेते हैं? जो इसके द्वारा लग रहे हो या जो इस पे लग रहे, इस पे जो लग रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, उसी को कंसीडर करना। अच्छा, इस पे क्या क्या लग रहा है? मैंने कहा नीचे mg लग रहा है, सेंटर पे शो कर दिया, ऊपर इस पे धरती माता नॉर्मल लगा रही होगी, नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, है ना, नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। अच्छा, यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कहा इतना आसान है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओहो, मान लीजिए कि अपन ऐसा कुछ ले लें, कैसा ले लें कि ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक और ब्लॉक ले लिया अपन ने, ये वाला। अच्छा, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया। मान लीजिए इसका मास Ma है, इसका मास क्या है? Mb है। इसको कहां रखा हुआ है? धरातल पे रख दिया। कहां रख दिया? धरातल पे रख दिया। टफ कर देते हैं। मान लो कि हमने इधर से एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया है? फोर्स लगा दिया। अब यहाँ फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, सारी सरफेस कैसी है? स्मूथ। सरफेस कैसी है? स्मूथ, एकदम मक्खन सरफेस है, चकाचक है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, मस्त एकदम फोर्स लगाओगे कट लेगा उधर की तरफ, कोई अपोज करने वाला नहीं है। अच्छा, कोई बोले तुम्हें कि A का FBD बनाओ, क्या बनाओ? A का FBD बनाओ, बोलो खुद बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A। मास्टर ने बोला था कि पहले जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको फ्री कर दो भाई साहब। ये फ्री कर दिया हमने। ओहो, इसका सेंटर कहां है? मैंने कहा ये नीचे, इस पे धरती माता खींच रही होगी। मैंने कहा Ma इंटू जी, मास और इंटू जी कर दिया, ये mg फोर्स हो गया उसका। अच्छा, मैंने कहा एक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा, है ना, F लग रहा है। मैंने कोई और फोर्स है क्या? कोई और फोर्स है? कोई और फोर्स है? ओ है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस है और ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है। इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस पे दोनों नॉर्मल लग रहे होंगे। यहाँ पे क्या लग रहे होंगे? नॉर्मल। अच्छा, ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा इस पे। ओहो, दिस इज नॉर्मल ऑन A ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल ऑन A ड्यू टू ग्राउंड। तेरे भेजे में उतरा क्या? अच्छा, ओहो, क्या B के द्वारा भी इसमें लग रहा होगा A पे? मैंने कहा A ने B को धक्का दिया होगा तो B ने वापस बोला होगा नहीं बे हट,
तुम्हारे पे उतना है ना। अच्छा, तो ये नॉर्मल सरफेस पे इस पे इधर लग रहा होगा, ये नॉर्मल सरफेस पे ऊपर लग रहा होगा, तो इधर की तरफ मैंने सेंटर पे फोर्स बता दिया। नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, ये भेजे में उतरना ज्यादा जरूरी है। ये देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इसका, ए का। ओहो, अब जरा देख जरा, ये एफ और एनएबी अगर बराबर हुए, एफ और एनएबी अगर बराबर हुए तो ये रुका रहेगा, और अगर एफ बड़ा हुआ एनएबी से तो उधर की तरफ कट लेगा, एनएबी बड़ा हुआ एफ से इधर की तरफ कट लेगा। ये दोनों बराबर हुए तो फिर ये यहीं रहेगा, ये बड़ा हुआ तो ऊपर उड़ जाएगा, ये बड़ा हुआ तो ये नीचे चला जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा, अगर आपको कोई बोल दे कि आप बनाइए एफ बी डी ऑफ बी का एफ बी डी बनाइए, बी का एफ बी डी बनाइए भाई साहब। ओ बी को फ्री कर दीजिए, ये रहा बी को फ्री किया हुआ, बी को फ्री कर दिया हमने। नीचे इस पे क्या लग रहा है, तुरंत बोल देगा कि एम बी इंटू जी धरती माता खींच रही है। अच्छा, और ए वाली सरफेस इन इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे ए ने बी पे किधर लगाया होगा। हम याद रहे फ्री बॉडी डायग्राम में किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, नॉट बाय दैट बॉडी, है ना, ऑन दैट बॉडी। इस पे किसने लगाया होगा, इधर की तरफ लगाया होगा, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा, ओहो, और नीचे से धरती माता ने इसके ऊपर क्या लगाया होगा, धरती माता ने इस पे लगाया होगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। तू बोला ये एफ का नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये एफ लग रहा है क्या इस पे, क्या ये एफ बी पे लग रहा है, सोच, क्या ये फोर्स एफ बी पे लग रहा है। अबे नहीं लग रहा यार, कोई टच ही नहीं है, एफ तो ए पे लग रहा है। हाँ, उसकी वजह से इनके बीच में नॉर्मल आया है, अगर ये एफ नहीं होता तो बीच का नॉर्मल 0 होता। ऐसा नहीं है कि चप्पक लाल की तरह यहाँ पे एफ बना दिया, अरे बी पे एफ थोड़ी लग रहा है यार, एफ तो ए पे लग रहा है। हाँ, सोच ले, मतलब कुछ लोग घोटाला करते हैं, ये एफ यहाँ लगा देंगे, अबे ये इस एफ की वजह से बोला ये एफ है इसीलिए तो ये चल रहा है, कॉन्टेक्ट ही नहीं है यार, एफ तो इतना दूर लग रहा है, ये चले, अगर उधर चलेगा मान लो, चलेगा ही सही क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो मतलब स्मूथ सरफेस है, ये फोर्स लगे, दोनों एकदम साथ में चलेंगे। बी को कौन चला रहा है, ये नहीं, अगर आसान सही भाषा में बोलेंगे तो बी को ये एफ नहीं चला रहा, बी को नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए चला रहा है। हाँ, वो आई इसलिए क्योंकि ये एफ है। अरे यार, तेरे भेजे में उतरा होगा ना, पक्का भाई साहब। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओ तो फ्री बॉडी डायग्राम इतना आसान है। मैंने कहा हाँ, क्या करना होता है, तो किसी भी बॉडी को फ्री कर दीजिए और उस पे लगने वाले तमाम फोर्सेस को आप उसके सेंटर पे सही डायरेक्शन में और सही मैग्नीट्यूड में शो कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब एमजी लग तो नहीं नीचे रहा और तुमने ऐसे 37 डिग्री के एंगल पे बना दिया, अबे रायता फैल जाएगा ना यार। जिधर की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स क्या है, वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सही होना चाहिए। इनफैक्ट उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सही होना चाहिए। बट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अभी अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहे, हम सारे फोर्सेस को कहां कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ द बॉडी। बाय डिफॉल्ट जो है बॉडी को अपन बहुत छोटा सा मानते हैं और उसके सेंटर पे इन सारे फोर्सेस को शो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इन सब बातों पे भी बातें करेंगे कि वो फोर्स एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे लग रहा है, यहां पे लगना, यहां पे लगना, यहां पे लगना, अलग अलग बातें हो सकती है। क्योंकि वो अपन ने बात की थी कि एक 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया जाए तो अलग घटना हुई थी, और यहां लगाया था तो अलग घटना हुई थी। यहां लगाया तो चल गया था, यहां लगाया था तो घूम गया था, है कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओहो, तो हम सीख चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना। हम क्या सीख चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना, मतलब हर सवाल में बनाना है, हर सवाल में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और तुमने अगर फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना दिया तो समझ गई 50% सवाल तुमसे हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक बार इसको साफ करते हैं दोनों हाथों से ताकि अपन सवालों का सिलसिला शुरू कर पाए। एकदम जो है दिल थाम के बैठिएगा और अच्छे से उनको समझते रहिएगा सवालों को, ताकि आपको चीजें अपने से होने लगे सारी। तो अभी तक आज के लेक्चर में अपन सीखे हैं नॉर्मल फोर्स क्या होता है। एक बार दोबारा बता दूं कि ये फोर्स जो है सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। कैसे लगता है, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, एंड इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस, अच्छा, ओहो, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद हमने बातें की थी किसकी, टेंशन की। टेंशन कैसे लगता है, मैंने कहा अलोंग द धागा लगता है। कैसे लगता है, मैंने कहा इट अपोज दी या इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। अच्छा,
फिर क्या पढ़े? मैंने कहा फिर पढ़े फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ओहो, आइए अपन मिलके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देख 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 चंपक लाल देख। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1। हमने कैमरा है कुछ बोलता ही नहीं, कैमरा है कि कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन इस कैमरे की खामोशी में आपका यस मान ले रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। दीजिए सवाल। ये रहा सवाल नंबर 1। ये देखो, एक फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ ग्राउंड पे एक 2 किलो का आइटम रखा हुआ है, 2 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है। इधर की तरफ मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये उधर की तरफ कट लेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन आई ए। तुमसे पूछा ए बताओ, तूने पलट झपकते ही बता दिया साहब इसमें क्या है, मतलब इसमें कुछ नहीं है ना, F इक्वल टू ma हमेशा लगेगा यहाँ पे। मैंने कहा हाँ F इक्वल टू ma लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है उसके मास में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो क्या न्यूटन साहब के सेकंड लॉ को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है? मैंने कहा F इक्वल टू ma। तुम्हें क्या चाहिए? A चाहिए, तो F डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। F तेरे पास है 10, m है 2, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन रहेगी इधर की तरफ। भाई साहब टफ सवाल, शुरुआत देख कितने घोंचू किस्म के सवाल से हुई, देख जरा देख। दूसरा एग्जांपल देख, जरा यहां देख। ये अच्छा इसमें पूछता कि नॉर्मल बताओ बे, ग्राउंड के द्वारा इस पे कितना नॉर्मल लग रहा है पता, नॉर्मल बताओ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो बोले 2 किलो, नीचे लग रहा होगा 20 mg, 2 इंटू 10 हो गया 20। ऊपर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा नॉर्मल लगा रहा होगा कौन? ग्राउंड। इधर क्या लग रहा है? मैंने कहा इधर लग रहा है 10, है ना। अब ये क्या जमीन के अंदर जा रहा है, क्या ऊपर कूद रहा है? नहीं, तो ये सारे दोनों बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई? 20 न्यूटन आ गई ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब क्या कर रहे हैं अपन? इसी ब्लॉक, इसी में टाइम पास करते हैं। अपने को नया सवाल बनाना है। तो ये कर दिया 2 kg। ओहो 10 न्यूटन का ये फोर्स जो है, 10 न्यूटन का ये वाला फोर्स मैंने इस बार 37 डिग्री के एंगल पे लगा दिया। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। वाह, ऐसे लगाया भाई साहब इस बार। ब्लॉक को रखा ऐसे और ऐसे 37 डिग्री। 1 मिनट, 37 डिग्री 53 डिग्री से वाकिफ होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में। अरे ये सब पता होना चाहिए गणित की वजह से। एक बार बताता हूं मैं तेरे को, दोबारा कभी नहीं होगा। 37 53 डिग्री, एक बार कान खोल के देख ले। अपने फेवरेट है 37 डिग्री 53 डिग्री, क्योंकि मैकेनिक्स के सवालों में इनका बहुत बड़ा मतलब सवालों में ये डेटा इस तरह से दिया 37 डिग्री 53 डिग्री। तो बोले 30 60 क्यों नहीं दिया? ज्यादा ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल देख ले एक बार। 3 4 5, ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 90 और ये होता है 53 डिग्री। कान खोल के देख ले, याद कर ले वैल्यू। हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री में मतलब यार ये तो बेसिक बात है यार, ये तो की होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। कोई चंपक लाल सोया हुआ अभी जगह हो, तो जब जागो तभी सवेरा है। 37 डिग्री साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/5। बोल कोस 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5। देख ले आत्मा, tan 37 डिग्री ओहो 3/4 ओहो। पहली बार आया इसलिए बता दे रहा हूं, बार बार ये नहीं बताने वाला, याद कर ले। ओहो बाय डिफॉल्ट मास्टर आपको पहले ही बोल चुका है कि ये मानता है कि आपका कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से आपको कुछ बातें बहुत बेसिक सी भी नहीं पता होगी, वो भी बताई जाएगी। लेकिन अब भी अगर आपकी वो रह गई ना, फिर भाई साहब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। साइन 53 डिग्री 4/5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोस 53 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3/5। फिर बात कर लेते हैं अपन tan 53 डिग्री की, जो कि हो जाएगा हमारे लिए 4/3, है ना। tan 53 डिग्री यानी कि 4/3। अच्छा, ये वैल्यू आत्मसात कर ले, इसको आत्मा में बैठा ले। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो क्या पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सवाल में पूछा गया है। मास्टर ने बोला था कि मैकेनिक्स का सवाल आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मतलब क्या बना लो? फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री किया, मैंने कहा ये किया फ्री भाई साहब, ये लो और ये 2 kg। ओहो नीचे क्या लग रहा है? मैंने कहा नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। अच्छा धरती माता कैसे फोर्स लगा रही होगी? मैंने कहा ऊपर लगा रही होगी n। काइक को मैंने ऊपर बोला, कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, अभी सीख के आया, फ्रेश एकदम चकाचक। ये
ये जो अच्छा ये फोर्स है कितना, सॉरी ये तो बताया ही नहीं, क्या लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है ना, कुछ भी फोर्स लगाया इसका मैग्नीट्यूड मैंने नहीं दिया, कह रहा भी ले लो 10 न्यूटन का, यही वाला फोर्स को ऐसे लगा दिया 10 न्यूटन। अच्छा तुम्हें क्या बोला ऐसे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि ये 37 डिग्री, क्या मैं इसके कंपोनेंट ले लूं? मैंने कहा हाँ तभी तो बताया यार, इसके कंपोनेंट का तो एक ये फोर्स सही में लग कैसे रहा है, मैंने कहा ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक मैंने हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कर दिया, एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट कर दिया, है कि नहीं यार। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, तू बोलेगा 10 cos 37 डिग्री, और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर के कंपोनेंट लेने शायद तेरे को आते होंगे, है ना, उनका पहले सीखना जरूरी था, वरना अपना फिजिक्स फैल जाएगा, क्योंकि अपना मैथमेटिक्स फैला होगा, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अच्छा 10 cos 37 डिग्री, देख ले कोई बहुत टफ चीज नहीं है यार, ये एंगल 37 डिग्री है, 10 cos 37 डिग्री, चलो यहाँ से देखें 10 cos 37 डिग्री 4/5 होता है, ला तो ये आ गया 8 न्यूटन, ये क्या आ गया है 8 न्यूटन, ये आ जाएगा 10 इंटू 3/5 यानी कि 6 न्यूटन। अब अगर आप ढंग से इस एपीडी को दोबारा बनाएं, कैसा बनाएं, दोबारा बनाएं, तो आप बोल देंगे कि नीचे की तरफ 20 लग रहा है, ऊपर की तरफ n लग रहा है, इधर की तरफ और अच्छा और नीचे की तरफ ये 6 लग रहा है इसका कंपोनेंट, और इधर की तरफ क्या लग रहा है 8 लग रहा है। अरे हाँ कि नहीं यार, इस 10 को अपन ने तोड़ दिया, इस कौन से वाले, इस 10 को तोड़ दिया, ये वाला कंपोनेंट 8 आया और ये वाला कंपोनेंट 6 आया। अच्छा अब अगर हॉरिजॉन्टल में बात करें तो 8 न्यूटन अकेला फोर्स है। अच्छा हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 8 इंटू मास इसका कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा और वर्टिकल में आपको बोले कि नॉर्मल क्या है, तो अच्छा यहाँ पे पूछ ले आपसे कि नॉर्मल क्या है बताओ, और नॉर्मल बताओ, पिछली बार नॉर्मल कितना आया था 20 आया था। अच्छा यहाँ पे बताओ नॉर्मल, ये रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे फोर्स लगाओगे जमीन में घुस जाएगा, जमीन में घुसने वाला नहीं है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये चले जाएगा। हमको तो लगता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू 26 न्यूटन होनी चाहिए। अच्छा यहाँ तो नॉर्मल mg के बराबर था, यहाँ mg ज्यादा आ गया, मैंने कहा मास में ये थोड़ी बोला था कि नॉर्मल mg होता है बे, नॉर्मल एडजस्ट हो गया है, जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, घुसने नहीं देगा। नॉर्मल mg के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या mg से ज्यादा भी हो सकता है, क्या कम भी हो सकता है, बातें करेंगे धीरे धीरे, कम भी आ जाएगा, कभी कभी ज्यादा भी आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, ओहो हो ये बहुत अच्छा लगा हमने को कि फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। इसका एक्सेलरेशन है a इधर की तरफ और एक्सेलरेशन आ गया, हमने लिख दिया फोर्स इक्वल टू, अच्छा इधर का फोर्स बैलेंस हो गया, नेट फोर्स वर्टिकल में 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स था 8, कंपोनेंट लिए हमने 10 के, 10 लग रहा था 37 डिग्री पे, यानी 10 cos 37 डिग्री 10 इंटू 4/5 जो कि आ गया है आपके पास 8, और ये वाला आ गया 6, 20 प्लस 6 हो गया 26, और ये 8 था 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 4 उत्तर आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा ओहो हो मान लो कि हम थोड़ा सा इस वाले माहौल को और अच्छा करते हैं। ओहो हो अपने क्या है, अपने मतलब कुछ नहीं करना है, अपने को एक आध फोर्स और ऐड कर देना है ना। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, यही वाला ब्लॉक है, कौन सा वाला ब्लॉक, यही वाला ब्लॉक है। ओहो हो ये वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे रखा हुआ है, मास इसका मान लीजिए कितना है, अरे 2 kg है भाई। ओहो इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लो कि कितना है 10 है, अगर 10 है ना तो 10 का तो कुछ अलग करना है, तो बोले तो आत्मा की शांति के लिए मान लो मैंने 50 कर दिया है। ये वाला एंगल अलग करेंगे, नहीं अलग करने की जरूरत नहीं, 37 ही ले लेते हैं। वो तो बोलेगा सेम सवाल हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैल्यू चेंज हुई है, तेरे को लग रहा होगा कर लेंगे तुरंत, ओहो कर लेगा। तो एक और फोर्स लगा दे, मान लो कि एक फोर्स ऐसे लगा दिया, कैसे लगा दिया है, ऐसे लगा दिया है। ओहो कितना लगा देते हैं इस बार, मान लीजिए कि ये 20 न्यूटन है। ओहो और ये वाला एंगल मान लीजिए है 53 डिग्री। तुमसे क्या बोला, तुमसे 2 सवाल पूछे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg पार्ट 1, एंड सेकंड में पूछा है नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड ग्राउंड, 2 kg एंड ग्राउंड, 2 kg और ग्राउंड के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये आपसे पूछा है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड ग्राउंड। घोड़े की रफ्तार से वीडियो को पॉज कर, पहले पॉज कर, फिर तुरंत सोल्व कर उसको, वीडियो को पॉज मार, यहीं पे टिक टिक ऐसे रोक दे,
और रफ कॉपी उठा सॉल्व कर, फेयर में अगर तेरे कॉन्फिडेंस नहीं है रफ में सॉल्व कर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेसिक से सीखते जाएं भाई साहब, एकदम प्रो लेवल पे जाएंगे अपन, धीरे धीरे ओलंपियाड लेवल पे बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे। अभी तेरे को बेसिक सारी बातें समझ में आनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बना, मास्टर ने बोला फ्री बॉडी डायग्राम सारे काम हो जाते हैं, मास्टर ने सही बोला होगा, मास्टर है तो सही बोल रहा होगा, मास्टर है तो सही बोल रहा होगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार हो। तब तक हम बोर्ड को थोड़ा सा चकाचक कर ले। आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब उस सवाल के आंसर भी निकालें, आप तब तक सवाल के आंसर निकालते रहें। बोर्ड पता नहीं बड़ा खराब हो जाता है यार, काहे हमको परेशान कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में खुद ही देखो, खुद ही मिटाओ, खुद ही समझो, पता नहीं कौन कोई समझ रहा है कि नहीं। खैर आप होनहार बच्चे हैं तो समझ ही रहे होंगे। वाह समझ रहे हैं ना भाई साहब, या ऐसा तो नहीं कि मतलब जो है फोन को ऐसा रखा हुआ है, बेड पे सोए हुए हैं मस्त एकदम जो है कुछ खा पी रहे हैं और देख रहे हैं कि सही है मास्टर सही परेशान हो रहा, खुद ही लिख रहा, खुद ही मिटा रहा, खूब परेशान हो, मजा आ रहा है। नहीं ना भाई साहब, हालांकि क्लास होता तो हम लोग वहां होते, हम ही की बैंड बजाता, कभी कोई बोर्ड भी साफ करवाते, लेकिन अब सही है अपने सोए हुए मस्त देख रहे हैं और इस मास्टर साहब की बैंड बज रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, आपको बहुत जो है बहुत सीरियसली जो है आपको वीडियो को देख देख के भी समझा जा सकता है। हालात परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान मतलब जो है उसका भी फायदा उठा सकता है और यही एक तरीका है जिससे कि आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन में आप सीख सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, फिर आंसर आ गया होगा आपका, है ना, आंसर आ गया होगा। आइए मिलके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि बात ने बोला था फ्री बॉडी का डायग्राम से ही सारा काम हो जाता है। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे की तरफ 20 लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा 20 लग रहा होगा, इस बात की गारंटी है। ऊपर क्या लग रहा है, इनका ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ऊपर क्या लग रहा होगा धरती माता के द्वारा लगने वाला नॉर्मल। और मैंने इसके कंपोनेंट यहीं पे कर लिए, ये वाला कंपोनेंट अब मैं बड़ी रफ्तार से कंपोनेंट करूंगा 50 इंटू कोश 37.4/5, ये हो गया भाई साहब 40। अब आगे ध्यान रखिए ये 40 होगा ये 30 आएगा, सोच ले तू तेरे हिसाब से। अबे 50 इंटू 3/5 करेगो 30 नहीं आएगा, ये हो गया 30, हो गया 40, हो ये आ जाएगा भाई साहब 20 इंटू कोस 53 डिग्री, जो कि होता 3/cos53 डिग्री, यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा 3/5। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये आपको याद है ना, मतलब वहां से cos 53 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। तो ये आपका जो है कट गया है कितनी बार, ये आपका कट गया है 4 बार, यानी 4 या 12, यानी ये 12 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, है ना। कैसे कि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 इंटू 4/5, जो कि आ जाएगा 16 न्यूटन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 20, मैंने ये mg वाला शो कर दिया, ये नॉर्मल जो इस वाली सरफेस से लगने वाला शो कर दिया, ओहो। और इधर की तरफ जो ये फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स आया मेरे लिए 12, कितना आया है 12 न्यूटन आया है। अच्छा इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आया है, इनका वो नीचे की तरफ आया है, कितना आया है 16 न्यूटन आया। अच्छा इसका ये वाला कंपोनेंट ये आया है, क्योंकि अपन सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ना चाह रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरे लिए 40 न्यूटन। अच्छा और ये वाला कंपोनेंट नीचे वाला क्या आ गया है, वो 30 न्यूटन आ गया। अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 kg वाला आइटम है वो वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर होने चाहिए, इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू होनी चाहिए 30 प्लस 20 प्लस 16, ओहो तो ये 50 और ये अपने होंगे 66 न्यूटन। 66 न्यूटन आपके पास क्या लग रहा होगा, हाँ 50 प्लस 10 16, हाँ कभी देख लेना, कभी मास्टर जो गलती भी कर सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। 66 न्यूटन अपने पास जो है नॉर्मल आ गया। बोला हीट हो गया जी, पिछले बार तो 20 आया था, फिर पता नहीं 26 आ गया। मैंने कहा एडजस्ट होता है भाई, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है सरफेस को। अगर ये जो है ये वाला ब्लॉक धरती माता को ज्यादा फोर्स लगाए, धरती माता भी उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगी, है कि नहीं यार, एक लिमिट तक। ऐसा हो सकता है कि आप हद से ज्यादा दबाओ और ये वाला ब्लॉक ही टूट जाए, वो बातें अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब। अब अगर हॉरिजॉन्टल में अपन बातें करें, कैसे करें, हॉरिजॉन्टल में अगर बातें करें तो हॉरिजॉन्टल में मेरे को लग रहा है उधर की तरफ ज्यादा फोर्स है। नेट फोर्स क्या है हॉरिजॉन्टल में 40 माइनस 12 नेट फोर्स है। और नेट फोर्स क्या होता है F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या है 0 है ना। 40 माइनस 12 इज इक्वल टू मास के कितना है 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 12, 40 माइनस 10 तो 28 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी उधर की तरफ। भाई साहब
भाई साहब ये आपका हो गया नॉर्मल और ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अगर दोनों तेरे सही आए हो तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना, बोलना कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। और अगर कुछ गलत आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज मार, देख कि कहां तूने कहीं कंपोनेंट तो गलत नहीं लिए, क्या कुछ डायरेक्शन में कुछ घोटाला तो नहीं किया है। अच्छा फिर एक बार देख और आगे बढ़। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल था, ये तीसरा हो गया शायद, है ना। आहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और एग्जांपल ले गया, बिल्कुल ले लेते हैं। वक्त अपने पास कितना हुआ है, वक्त है अपने पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा भाई साहब। ओ मान लो कि अपन ने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि अपन ने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि भाई साहब क्या हुआ कि ये हाँ यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं। ओहो लड़का लोग अभी सोच रहे होंगे कि दिमाग का दही करने लग गया है, ये ब्लॉक्स के नंबर बढ़ाने लग गया है। मैंने कहा हाँ पहले एक ही था, अब मान लीजिए 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं सीधा ही। एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक ब्लॉक मान लीजिए कि कहाँ पे यहाँ पे है, और एक ब्लॉक मान लीजिए कि उसके आगे यहाँ पे है। ये 3 ब्लॉक रख दिए अपन ने, है कि नहीं। माई लाइफ माई रूल्स, उसमें क्या है। ओहो ये मान लीजिए है 2 kg, कितना है 2 kg। ये मान लीजिए है 3 kg। अच्छा और मान लीजिए कि ये वाला आइटम है 5 kg, क्या है 5 kg। और इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स क्या लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है मान लीजिए कितना 50 न्यूटन। क्या लग रहा है 50 न्यूटन जो है वो फोर्स हमने इधर से लगाया। अच्छा और ये स्मूथ है, ये सब कुछ सरफेस कैसी है स्मूथ, कैसी है स्मूथ है एकदम, कहीं फ्रिक्शन नहीं है बाय डिफॉल्ट। ये चैप्टर में फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन नाम का चैप्टर ही आगे आएगा। ओहो आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल ऑन 5 kg ड्यू टू, या 5 kg ना लेके इनके नाम लिख देते हैं। नॉर्मल ऑन, इसका नाम मान लो ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। नॉर्मल ऑन नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी, यानी कि आपको नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी पता करना है। पहला ऑप्शन है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि आपको नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी पता करना है। तुरंत शुरू हो जाइए, घोड़े की रफ्तार से शुरू हो जाइए। डेटा तो कुछ कम नहीं है, मैंने कहा नहीं है, मास दिया है, नाम दे दिया है, फोर्स भी दे दिया है। देखिए जरा ध्यान से और तुरंत सॉल्व कर डालिए एकदम जो है रॉकेट की रफ्तार से। तुरंत सॉल्व कर डालिए, फास्ट भाई साहब ये चलेगा क्या उधर तेरे दिल में आ रहा होगा कि सारा आइटम साथ साथ में चलेगा और इधर की तरफ जा रहा होगा। हमको तो लगता है कि सबकी एक्सेलरेशन भी सेम होनी चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है सोच के देख, हमको ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि यार 2 kg 5 kg वाला कौन चला रहा होगा 3 kg, मतलब 5 वाले को धक्का दिया होगा 3 वाले को किसने दिया होगा 2 ने, और 2 को किसने दिया होगा 50 ने। तो जब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 kg आगे निकल जाए और 3 kg आराम से आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 kg चल ही लिया जा रहा क्योंकि 3 वाला उसको धक्के दे रहा है कि नहीं यार। ये मैच की लाइन की तरह है, पीछे वाला आगे धक्का दे रहा, टक आगे वाला उसको, उससे आगे वाला उसको, इस तरह। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबकी एक्सेलरेशन कॉमन होगी, तो मेरे को एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि अगर मैं बात करूं इस पूरे को एक सिस्टम ले लूं, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम ले लूं, आप दोनों के आंसर वीडियो को पॉज मार के पहले निकाल ले, क्योंकि अगर आपके ये आंसर आए और मेरे आंसर से आपको मैच हुए तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि वाह ऐसा आंसर से आगे निकाल दिया हमने। इस पूरे को एक सिस्टम ले लेते, इस पूरे को अगर आप सिस्टम लेंगे तो ये आइटम कैसा बन जाएगा, ये आइटम बन जाएगा ऐसे कैसा बन जाएगा ऐसे 2 kg प्लस 3 kg 5 kg प्लस 5 kg, यानी टोटल हो गया है आपके लिए 10 kg। इस पे इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है 50 न्यूटन, है ना। और इसकी एक्सेलरेशन क्या है हमने ए मान ली है। और अब आप ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, 50 के अलावा। तो भाई साहब नेट फोर्स हो गया आपका 50 और मास F = ma लगा दिया, मास है इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड वाले की भी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड वाले की भी सी वाले की भी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास्टर ने तुमको बोला है कि नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी, तो लॉजिकली सोच कि किसका एबिलिटी बनाना चाहिए, इसका। अबे इसका बनाओगे तो ये वाला फोर्स आएगा ही नहीं ना, तो तेरे को लग रहा है कि ये वाला एक एबिलिटी बनाना चाहिए, क्योंकि सी के ऊपर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स पता कर दीजिए। अच्छा तो क्या सी का एबिलिटी बनाना चाहिए, मैंने कहा हाँ
सी का एपीडी बनाइए भाई साहब, सी का सी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 5 केजी, नीचे इस पे लग रहा होगा। वैसे नीचे क्या लग रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल की बातें करनी है। हालांकि आप बोले तो ये 50 होगा, तो धरती माता भी इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रही होगी और उसकी वैल्यू 50 के बराबर ही होगी। इधर से क्या लग रहा होगा, मैंने कहा इधर से लग रहा होगा नॉर्मल ऑन सी। ये क्या है, ये है एपीडी ऑफ सी वाले की एपीडी है नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी। और कोई फोर्स है क्या, मैंने कहा और कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि एक कॉन्टेक्ट सरफेस इसने ऐसे लगाया और नीचे वाले के ऊपर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। हमको तो लगता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक ही फोर्स है एनसीबी, और उसी की वजह से तो इसको एक्सेलरेशन आ रही होगी। अरे भाई इस 5 केजी को एक्सेलरेशन ये 50 थोड़ी दे रहा है, तो दूर है, ये तो दूर है। इसको तो ये 3 केजी ने कितना धक्का दिया, वो दिया भाई साहब 3 केजी ने कितना। अच्छा क्या इसकी एक्सेलरेशन भी 5 ही, मैंने कहा साथ में चल रहे हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लगा दो, फोर्स की वैल्यू हमें पता करनी है। फोर्स तो एनसीबी है, मास 5 है, एक्सेलरेशन 5 है। आंसर आया 25 न्यूटन। क्या आ गया है, 25 न्यूटन। अच्छा नॉर्मल बिटवीन सी एंड बी, मतलब सी के ऊपर बी के द्वारा लगने वाला नॉर्मल क्या हो गया है, 25 न्यूटन। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब हमें एक और चीज पूछी है कि आप क्या कर लें, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी पता करें। नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी किसका एपीडी बना है भाई साहब, आप बोलो तो बी का बना लें। बी का बनाएंगे तो ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए और बी दोनों का कंबाइन बना लेता हूं, क्योंकि दोनों साथ में ही चल रहे हैं। ये मैंने ए और बी दोनों का कंबाइन एपीडी बना दिया, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा यहाँ वाला, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों पे, है ना। ये तो इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा होगा, इधर से क्या लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा होगा। टोटल इसका मास क्या हो जाएगा 5 केजी हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 50, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा धरती माता के द्वारा नॉर्मल लग रहा होगा 50। अच्छा और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी। अच्छा और ये पूरा आइटम इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात साफ है कि 50 और एनबीसी में बड़ा कौन होगा 50, क्योंकि एक्सेलरेशन उधर की तरफ है तो नेट फोर्स उधर की तरफ होना चाहिए। नेट फोर्स हो जाएगा 50 माइनस एनबीसी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है आपका 5, एक्सेलरेशन है आपका 5। तो एनबीसी की वैल्यू आ गई 50 माइनस ये वाला भी 25 हो गया। ये तो 25 न्यूटन आ गया। अबे ये क्या हुआ, नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी इज 25 और नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी, मतलब है कि इसने इस पे धक्का लगाया 25 न्यूटन का, तो इसने भी इस पे 25 न्यूटन को लगाया। एक्शन इज 25 न्यूटन। मैंने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कितना हुआ है 25 न्यूटन। एक्शन रिएक्शन का नाम सुन के तेरे दिल में आया होगा कि अरे यार न्यूटन साहब की 2 लॉ ही तो बताया मास्टर ने, तीसरा लॉ नहीं बताया। हाँ तो क्या एक्शन रिएक्शन की कुछ बातें हो रही है। मैंने कहा हाँ, क्या यहाँ पे नॉर्मल जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में ऐसा हो रहा है, इसने 25 लगाया तो उसने वापस 25 लगाया। तो क्या हमें थर्ड लॉ के बारे में थोड़ी सी बातें अब कर लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, उसकी थोड़ी जरूरत हमें महसूस हो रही है। तो एक बात आपको ये सवाल समझ में आ गया। अब आप हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है, दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट है। थोड़ी और बातें करते हैं ज्यादा डेप्थ में जाके। हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा लोग बोलेंगे यार 3 ही तो लॉ है, 2 बता चुका है, तीसरा अभी बता देगा, पूरी मैकेनिक्स खत्म और ऐसा आदि फिजिक्स खत्म। हाँ मतलब ऐसे लॉजिकली खत्म, मतलब थ्योरी के हिसाब से सवालों का सिलसिला काफी लंबा चलने वाला है ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम बोर्ड को साफ करते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स। अच्छा लोग बोलेंगे मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता था। मैंने कहा इसकी एपीडी बना ले, इसकी एपीडी बनाएगा ना तो यहां से मतलब इसमें 2 अननोन आएंगे। अगर इसके बीच वाला अननोन पहले पता करना है तो आप 2 केजी की एपीडी बना लो, यहाँ का फोर्स पता लग जाएगा। फिर आप क्या करो, मैंने कहा 3 ये बी वाले का एपीडी बना दो, फिर ये एक अननोन हो जाएगा। तो मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, इसलिए अपन ने क्या किया इस पूरे को ही सिस्टम मान लिया। टोटल मास क्या हो गया है अपना 5 केजी। और बाकी अभी तो अपन पढ़ेंगे ना एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये पता करके 25 होता तो डायरेक्ट बोलता कि ये वाला भी 25 होगा। अरे यार एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है। हेडिंग डालना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डाल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ
मेरा दिल भी कितना पागल है। बोर्ड तो लगभग चकाचक हो गया है। हमको टाइमिंग देखना चाहिए यार, अराउंड 60 प्लस, अराउंड 65 70 के अराउंड मिनट्स हो गए हैं। तो भाई 1 घंटे की लिमिट तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके। चलिए आज का मतलब टाइम हो रहा है खत्म, तो अपन नेक्स्ट वाली जो क्लास है थर्ड वाली, उसकी स्टार्टिंग करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अगर आज का तुरंत अपन जो है आज जो पढ़ा उसको रिवाइज कर ले, छोटी छोटी बातें अगर मतलब की पॉइंट की बात करें तो हमने बातें शुरू की थी पहले आते ही 5 मिनट हमने पुराना देखा और फिर हमने बातें आज शुरू की है। आज हमने बातें की कॉन्टेक्ट फोर्सेस से, कार्यक्रम की शुरुआत की। नॉर्मल फोर्स के बारे में ज्ञान लिया कि भाई नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। फिर अपने टेंशन के बारे में बात की कि अलोंग द स्ट्रिंग होता है और वो इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग या फिर मतलब जो भी उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है उसका अपोज करने की कोशिश करता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। फिर अपन चले गए फ्री बॉडी डायग्राम पे और फिर जो है न्यूटन साहब के सेकंड लॉ पे कुछ सवाल हमने देखे हैं और ये सवालों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम हमने सीखा है, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास वक्त हो गया है तो अपन न्यूटन थर्ड लॉ से थर्ड वाले हमारे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप और आज वाले लेक्चर के बाद में आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप होमवर्क पूरी शिद्दत से करें। मतलब आपको खराब लगेगा कैसा मास्टर है दिन पर होमवर्क की नोट्स बनाने की ऐसी बातें करता है, लेकिन ये करना जरूरी है। ये करेंगे तभी आपको जो है चीजें जो समझ में आई है अच्छे से, उसको फिर आप नए नए सवालों में खुद से करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिजिक्स में आपको फील आने लगेगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। चलिए हम आज की खेला को फिर फाइनली यहाँ पे खत्म करते हैं। आप अपने परिवार का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।